कक्षा बीए तृतीय वर्ष, विषय हिंदी साहित्य, प्रथम प्रश्न पत्र, प्रकरण अज्ञे जी का व्यक्तित्व, कृतित्व एवं उनकी युद्ध विराम कविता की सप्रसंग व्याख्याएं। और युद्ध विराम कविता के रचनाकार है अज्ञे। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे है। ये प्रयोगवाद के जनक और नई कविता के अग्रदूत कवि माने जाते हैं। इन्होंने आधुनिक हिंदी कविता में अपनी एक नई पहचान बनाई है। नए भावों को, नए प्रतिमानों को ये लेकर आए हैं। कहने का तात्पर्य अज्ञे का जो व्यक्तित्व और कृतित्व है उसके बारे में पहले हम जानकारी करेंगे, और यदि समय रहेगा तो उसके उपरांत हम इनकी युद्ध विराम नामक कविता है उसकी सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो कृपया करके छात्राएं या विद्यार्थी प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें, इसका विवेचन विश्लेषण करें और उसके उपरांत इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मैं SL बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर, और उक्त जो पाठ्य पुस्तक है आधुनिक हिंदी कविता, ये महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के BA तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित है। तो कृपया करके छात्राएं ध्यान से वीडियो को देखें। तो पहले हम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे, इनका व्यक्तित्व कृतित्व देखते हैं। इनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। अज्ञे बहुत ही प्रतिभाशाली कवि हैं। इनका जो व्यक्तित्व है ये विशाल प्रतिभा के धनी हैं। इनका जन्म 1911 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था और यायावरी प्रवृत्ति के कवि हैं। इन्होंने लाहौर के पंजाब विश्वविद्यालय से BSc परीक्षा उत्तीर्ण की और आगे पढ़ना चाहते थे, परंतु क्रांतिकारी विचारों के कारण ये उस समय क्रांतिकारी आंदोलनों में सक्रिय भाग लेने लगे। फलस्वरूप इन्हें जेल जाना पड़ा। ये छोटी अवस्था में तुकबंदियाँ करने लगे थे। 11 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गंगा स्तुति रच डाली। फिर आनंद बंधु नामक एक हस्तलिखित पत्र भी प्रकाशित किया। कुछ गीत कहानियाँ भी लिखी, परंतु कारावास के प्रवास काल में ही इनके वास्तविक कवि व्यक्तित्व का प्रतिफलन हुआ और ये काव्य रचना के साथ ही उपन्यास, निबंध, समालोचना, पत्रकारिता आदि सभी क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का परिचय देने लगे। तो आधुनिक हिंदी साहित्य के बहुआयामी तथा विलक्षण व्यक्तित्व के स्वामी अज्ञे हिंदी के बड़े रचनाकार हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी के रूप में मैंने पहले भी आपको बताया है कि जेल भी गए। BSc तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी साहित्य का गहन अध्ययन किया। उनका जीवन क्रांतिकारी और यायावरी प्रवृत्ति का रहा, अतः वे किसी व्यवस्था से बंधकर नहीं रह सके, किसी व्यवस्था में नहीं बंधे थे। सैनिक प्रतीक, नया प्रतीक, दिनमान जैसे पत्रों का उन्होंने संपादन किया। तो शेखर एक जीवनी, नदी के दीप,
तथा अपने अपने अजनबी जैसे चर्चित उपन्यासों की रचना की। उन्होंने कहानी, नाटक, आलोचना आदि हर विधा में उच्च कोटि का लेखन किया, किंतु अज्ञेय मूल रूप से कवि हैं तथा नई परंपरा का सूत्रपात करने वाले कवि हैं। 1943 में उन्होंने तार सप्तक का संपादन किया। एक साहित्यिक पत्र निकाला था तार सप्तक, जिसमें 7 कवियों का उन्होंने उसमें संकलन किया, जिससे प्रयोगवादी काव्य का आरंभ माना जाता है। किससे? तार सप्तक से। तार सप्तक का संपादन हिंदी साहित्य के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना बन गया। उसके बाद उन्होंने 3 और सप्तकों का संपादन किया, द्वितीय सप्तक, तृतीय सप्तक और चतुर्थ सप्तक। इस तरह अज्ञेय की काव्य यात्रा, भगनदूत, चिंता काव्य संग्रहों की छायावादी गीतात्मक कविताओं से आरंभ होती है, किंतु वे आधुनिक हिंदी कविता को एक सर्वदा नया मोड़ देते हैं। इत्तिलम, हरी घास पर क्षणभर, बावरा हेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये, अरी ओ करुणा प्रभा में, सागर मुद्रा, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। सदा नीरा के 2 खंडों में उनकी समस्त कविताएं प्रकाशित हैं। सदा नीरा नामक जो खंड निकाला है, जिसमें अज्ञेय जी की संपूर्ण कविताओं को संकलित किया गया है। अज्ञेय प्रयोगशील कवि थे। उनमें संवेदना के साथ एक सजग बौद्धिकता है। यह बौद्धिकता उनकी संवेदना को नियंत्रित करती है तथा कभी नवीन सूक्तियों के रूप में, तो कभी व्यंग के रूप में, तो कभी युग चिंतन और बोध के बिंब विधान के रूप में व्यक्त होती है। उनकी बौद्धिकता उनकी संवेदना तथा अनुभूति से अतरंग भाव से जुड़ी हुई है। उनकी कविताओं में स्वर वैविध्य भी उनकी बौद्धिकता के कारण ही है। संवेदना तथा बौद्धिकता की यह सह यात्रा अज्ञेय के काव्य को रूमानी परंपरा से अलग कर नए सौंदर्य बोध से संपर्क करती है, जोड़ती है। उनकी छोटी छोटी कविताएं सौंदर्य और प्रभाव की दृष्टि से विशिष्ट और सक्षम है। अज्ञेय में व्यंग की गहरी क्षमता है। आंगन के पार द्वार जैसी लंबी कविताओं में उनकी अनुभव संपन्नता तथा नव रहस्यवादी दृष्टि को अभिव्यक्ति मिली है। अज्ञेय के काव्य की भाषा सजग और समर्थ है। वे शब्द के प्रयोग तथा उसे नई अर्थवत्ता प्रदान करने के प्रति पूर्ण जागरूक हैं। वे अपनी कविता की पंक्तियों में अर्धविराम तथा कोलन तक का प्रयोग सावधानी से करते हैं। वे कवि कर्म को नितांत व्यक्तिगत तथा आत्मनिष्ठ कर्म मानते हैं, इसलिए कभी कभी उनकी कविताएं शुष्क और दुरूह भी हो गई है। उनकी कविता का स्वर मूलतया व्यक्तिवादी है। आधुनिक युग के सर्वाधिक विवादास्पद तथा चर्चित कवि व्यक्तित्व अज्ञेय का रचनाकार असाधारण था और अज्ञेय जी प्रयोगवाद के जनक और नई कविता के अग्रदूत माने जाते हैं। अब इनकी कविताओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी हम प्राप्त करते हैं। यह संकलित रचनाएं जो हमारी पाठ्य पुस्तक है आधुनिक हिंदी कविता में, उनकी 3 कविताएं संकलित है। पहली है युद्ध विराम। युद्ध विराम कविता में कवि जनता को आग्रह करता है कि युद्ध विराम होने के बावजूद कुछ भी नहीं बदला है। युद्ध विराम के बाद में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। युद्ध के विनाश का खतरा बराबर बना हुआ है। अतः जनता को सावधान रहने की आवश्यकता है। जो पुल बनाएंगे, यद्यपि छोटी सी कविता है तथापि उसकी संवेदना बहुत व्यापक है। कवि का मानना है कि देश की जनता के भरोसे
सारे बड़े काम होते हैं, मजदूर ही सारी प्रगति को संभव बनाते हैं, किंतु इतिहास उनके साथ न्याय नहीं करता है। उपलब्धियों का श्रेय इतिहास समर्थ व्यक्ति को ही देता है। और तीसरी एक कविता है, भीतर जागा दाता। कविता में अज्ञेय मनुष्य के मन के बड़प्पन को रेखांकित करते हैं कि मनुष्य बड़ा बनने के लिए क्या क्या कृत्य करता है, उसका इस कविता में चित्रण हुआ है। अब हम आगे अगली कड़ी के रूप में हम आगे की एक कविता है युद्धविराम, उसकी 6 प्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो पहले हम इसका पहला पद पढ़ते हैं। नहीं, कभी कुछ नहीं बदला है, अब भी ये रौंदे हुए खेत हमारी अवरुद्ध जिजीविषा के सेमे हुए साक्षी हैं। अब भी ये दलदल में फंसी हुई मौत की मशीनें उनके अमानवी लोभ के कुंडित असमित प्रेत हैं। अभी या नहीं, कभी कुछ नहीं बदला है। तो हम प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर 6 प्रश्न व्याख्याएं करते हैं। तो नंबर 1 लेते हैं, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित अज्ञेय द्वारा रचित युद्ध विराम शीर्षक कविता से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। और अज्ञेय जी प्रयोगवाद के जनक और नई कविता के अग्रदूत बनकर आए हैं। इन्होंने नई भाषा शैली, नए प्रतीक विधान, नए बिंब विधान, या यूँ कहें कि कविता के नए सोपान इन्होंने गढ़े हैं। तो ये इसका संदर्भ हो गया। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि क्या कहना चाहता है। तो प्रस्तुत पद्यांश में युद्ध के खतरे से सावधान रहने और युद्ध को बढ़ावा देने वाले स्वार्थी लोगों से सचेत रहने का भाव व्यक्त किया गया है कि युद्ध कभी भी हो सकता है और कुछ तुनक मिजाज लोग हैं जो युद्ध को अंजाम देंगे। तो इनसे हमें क्या है, हर समय सावधान रहने की आवश्यकता है। इसी बात को प्रस्तुत पद्यांश में चित्रित किया गया है, वर्णित किया गया है। अब हम प्रस्तुत जो पद्यांश है उसका तीसरा जो सोपान है व्याख्या का भावार्थ उसका देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि पिछले विश्व युद्धों तथा अन्य लड़ाइयों की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि भले ही अब युद्ध विराम हो गया है, परंतु अभी भी कुछ नहीं बदला है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। युद्ध की आशंकाएं चारों ओर व्याप्त है। वस्तुतः कोई भी बुरी बात कभी नहीं बदलती है। अब भी उस युद्ध के अवशेष मौजूद हैं। उस युद्ध में रौंदे हुए घर एवं खेत स्पष्ट विनाश की कहानी बता रहे हैं। ये जो 2 विश्व युद्ध हुए थे, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, जो 1939 से लेकर और 1945 तक चला था, तो इसमें बहुत ही जनधन की हानि हुई थी। तो अब भी उस युद्ध के अवशेष मौजूद है। उस युद्ध में रौंदे हुए घर एवं खेत स्पष्ट विनाश की कहानी बता रहे हैं। वे सब हमारी बाधित जीवनी शक्ति के सय में डरे हुए से साक्षी है। ये अवशेष बचे हुए हैं। मानव अदम जीवन इच्छा रखता है, इसी से वह विनाश में भी जीवन रक्षा के लिए सतर्क रहता है। कभी कहता है कि अब भी दलदल में फंसी या धसी हुई तोपें, विनाशकारी टैंक
आदि मशीनें यह स्पष्ट बता रही है कि मानव का युद्धोन्माद उचित नहीं है। वे मौत की मशीनें राक्षसी प्रवृत्ति की और अशांत स्थितियों की प्रेत जैसी है। इनसे अब भी युद्ध का खतरा पूरी तरह शांत नहीं प्रतीत हो रहा है। यानी युद्ध का खतरा अब भी चारों ओर मंडरा रहा है। तो ये इसका भावार्थ है। अब हम व्याख्या का चौथा सोपान है, इसका कलात्मक सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण या विशेष या टिप्पणी देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में या उक्त पद्यांश में कवि यज्ञ ने युद्ध में ध्वस्त हुई मशीनों को कवि ने युद्ध के प्रेत बताया है। उन प्रेतों से सामान्य जनता अभी भी डरी सहमी रहती है। अभी भी क्या है, उसका खौफ, उसका भय लोगों के मनो और मस्तिष्क में व्याप्त है। इसलिए जनता को सावधान रहने की आवश्यकता है, सतर्क रहने की आवश्यकता है। प्रस्तुत पद्यांश की शब्दावली तत्सम प्रदान है। अप्रस्तुत एवं प्रतीक योजना प्रशस्त है। और प्रस्तुत पद्यांश में उपमा एवं मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल, सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अब हम दूसरा पद्यांश की सप्रसंग व्याख्याएं करते हैं। पहले इसको पढ़ते हैं। अब भी हमारे देवदारू वनों की छाहों में, पहाड़ी खोहों में, चट्टानों की ओट में बनेली खूंखार आँखें घात में बैठी है। अब भी दूर अधो दिखती ऊंचाइयों पर जमे हैं गिद्ध, प्रतीक्षा के बोझ से गर्दनें झुकाए हुए हैं। अब हम इस पद्यांश की सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। व्याख्या के जो 4 सोपान हैं, पहले इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित अज्ञे द्वारा रचित युद्ध विराम शीर्षक कविता से ये पद्यांश उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम दूसरा सोपान देखते हैं, इसका प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने आम जनता को युद्ध के विनाश से सावधान रहने का संदेश दिया है, एक मैसेज दिया है कि विश्व के देशों में बढ़ रही आतंकवाद की स्थिति की ओर संकेत करते हुए कि देखिए चारों ओर आतंकवाद, अशांति, अमन चैन को क्या है, जो इसके जानी दुश्मन हैं वो इसको फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है, सावचेत रहना है। तो ये इसका प्रसंग है। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने आह्वान किया है कि अब भी हमारे देश के घने जंगलों में, देवदारू के वनों की खोहों में और पहाड़ी गुफाओं में अथवा चट्टानों की ओटों में युद्ध उन्माद से ग्रस्त लोग घात लगाए बैठे हैं। जैसे ही मौका मिला और वो युद्ध को अंजाम दे देंगे और अपनी जंगली असभ्य खूंखार आंखों से देखते हुए मौके की तलाश में हैं। वे देश में तथा आम जनता में अशांति बढ़ाना चाहते हैं। अब भी दूर के ऊंचे स्थानों पर गिद्ध इस आशा से गर्दनें नीची करके बैठे हैं कि कहीं नरमांस खाने को मिल जावे, अर्थात युद्ध होवे और आदमी मारे जावे और उनकी बोटियां खाने को मिल जावे। तो गिद्ध भी क्या है, दृष्टि गड़ाए हुए हैं, जमाए हुए हैं कि जैसे युद्ध हो और उसमें क्या है, आदमियों की मौत हो और हमें क्या है, उनका मांस खाने को मिले। तो ये इस कविता का भावार्थ है। अब हम इस पद्यांश का कलात्मक सौंदर्य देखते हैं, निहारते हैं। प्रस्तुत या उक्त पद्यांश में कवि ने प्रतीकात्मक रूप में आतंकवादियों की ओर संकेत किया है। देवदारू वनों से कश्मीर के अशांत घाटियों की वंदना हुई है।
हमारे देश का जो पैसा है वो सब खा चला जाता है आतंकवादियों से निपटने के लिए। आतंकवाद कहाँ ज़्यादा व्याप्त है? कश्मीर में। कश्मीर की जो केसर की क्यारी है उनमें क्या है, दुश्मन उसको हड़पने के लिए, छीनने के लिए घात लगाए बैठे। मानव रक्तपात करने वालों को गिद्ध जैसा बताया गया है। कवि ने क्या है, मानव रक्तपात करने वालों को गिद्ध के तुल्य माना है। और प्रस्तुत पद्यांश में शब्दबिंब, प्रतीक विधान प्रशस्त है, पर्यायोक्ति एवं समासोक्ति अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली से सरल सुबोध और कवि को भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। तीसरा पद्यांश देखते हैं। नहीं अभी कुछ नहीं बदला है इन अनोखी रंगशाला में, नाटक का अंतराल मानो समय है सिनेमा का। कितनी रील, कितनी किस्तें, कितनी मोहलत, कितनी देर जलते गाँवों की चिरायंद के बदले, तमाकू के धुएं का सहारा, कितनी देर चाय और वाहवाही की, कितनी चिकनाहट में रुकेगा कारवा हमारा। अब हम प्रस्तुत पद्यांश की सप्रसंग व्याख्याएँ करते हैं। व्याख्या के जो 4 सोपान होते हैं, संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और कलात्मक सौंदर्य, इसके आधार पर हम इसकी सप्रसंग व्याख्या करते हैं। तो पहला सोपान, इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पदावतरण या कवितांश हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित अज्ञे द्वारा रचित, अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन, अज्ञे द्वारा रचित युद्ध विराम शीर्षक कविता से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम दूसरा सोपान देखते हैं व्याख्या का। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने भारत जैसे अनेक देशों में सिर उठा रहे आतंकवाद एवं युद्ध उन्माद का प्रतीकात्मक चित्रण कर बताया है कि सामाजिक जीवन को कब तक आतंकित रहना पड़ेगा। इसका कहीं और छोर भी है, इस बात का प्रस्तुत पद्यांश में चित्रण किया है, वर्णन किया है। अब हम प्रस्तुत पद्यांश का भावार्थ, जो कि व्याख्या का तीसरा सोपान है, देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि अज्ञेय कहते हैं कि नहीं, अभी पूर्ण शांति नहीं आ सकी, अभी कुछ नहीं बदला है, युद्ध विराम हो जाने पर भी अशांति का वातावरण वैसा ही बना हुआ है, रंच मात्र भी परिवर्तन नहीं हुआ है। इस संसार रूपी अनोखी रंगशाला या रंगमंच में अभी नाटक के खेल का मध्यांतर चल रहा है, अर्थात अभी काफ़ी खेल बाकी है, युद्ध विराम होने में अभी समय लग सकता है। यह समय सिनेमा के समान है। सिनेमा की कई रीलें होती है, कई किस्तें होती है, सारा का सारा सिनेमा एक क्षण में नहीं देखा जाता है, उसको बारी बारी से देखा जाता है। उसमें प्रत्येक दृश्य को दिखाने की छूट होती है, तब उसका अंतिम दृश्य सामने आता है। यही स्थिति युद्ध उन्माद के शांत होने पर भी पूर्ण शांति स्थापित होने के समान है। इसलिए अभी भी शत्रु सेनाओं के द्वारा जलाए गए गांवों से जलने की गंध के साथ ही लोगों द्वारा तंबाकू पीने की गंध उठ रही है और उससे वातावरण के शांत हो जाने की आशा की जा रही है। परंतु युद्ध विराम की ऐसी स्थिति कितनी देर तक चलेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता है। चाय पीने, वाहवाही लूटने का समय कब तक रहेगा और कब मानव समाज का सुख शांति से संपन्न सफ़र पूरा होगा। तो ये इसका भावार्थ है। अब हम
इसका कलात्मक सौंदर्य देखते हैं, जो कि व्याख्या का चौथा सोपान है। प्रस्तुत पद्यांश में नाटक का अंतराल तथा तमाकू के धुएं का सहारा से कवि ने युद्ध विराम को क्षणिक और अपूर्ण बताया है। इससे जनता को निश्चिंत न रहने के लिए सचेत किया गया है कि निश्चिंत मत हो जाओ कि युद्ध समाप्त हो गया है। युद्ध की आशंकाएं चारों ओर व्याप्त है। प्रस्तुत पद्यांश में विश्व के देशों में व्याप्त अशांति एवं शीत युद्ध के साथ ही आतंकवाद के प्रसार से सजग रहने की भी वंदना की गई है। और प्रस्तुत पद्यांश में प्रतीक एवं बिंब योजना के साथ नवीन अप्रस्तुत विधान द्रष्टव्य है। पर्यायोक्ति और आक्षेप अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली से सरल सुबोध है और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अगला चौथा जो पद्यांश है उसको हम पढ़ते हैं, फिर उसकी सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। नहीं, कभी कुछ नहीं बदला है, हिम चोटियों पर छाए हुए बादल केवल पर्दा है। विराम है पर वहाँ राम नहीं है। सिंचाई की नहरों के टूटे हुए कगारों पर बांस की टट्टियाँ धोखे की हैं। भूख को मिटाने के मानवीय दायित्व का स्वीकार नहीं, मिटाने की भूख की लोलुप उपकार ही उनके पार है। अब हम प्रस्तुत पद्यांश की सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित अज्ञे द्वारा रचित युद्ध विराम शीर्षक कविता से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। ये इसका संदर्भ हो गया। अब व्याख्या का दूसरा सोपान प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने युद्ध विराम के प्रति आशंका व्यक्त करते हुए उसे मात्र धोखा बताया है कि ये मानव के साथ छल है, धोखा है। मानव जगत में युद्ध के विनाश की आशंका का उल्लेख कर अपना मानववादी चिंतन व्यक्त किया है कवि ने। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं, जो कि व्याख्या का तीसरा सोपान है। अभी प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं कि अभी तक युद्ध के बादल संसार के ऊपर हिमालय की हिम चोटियों पर छाए हुए घनों की तरह है, बादलों की तरह विद्वान है। ये घन मात्र पर्दा है, इनके पीछे मानव मन की असलियत छिपी हुई है, अर्थात वे गुप्त रूप से युद्ध शस्त्रों के निर्माण एवं उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों का निर्माण कर रहे हैं। जबकि बाह्य रूप में युद्ध विराम का स्वर मुखरित हुआ है, अर्थात यह युद्ध विराम की घोषणा सत्य नहीं है, मात्र दिखावा है। आज संसार के समृद्धिशाली देश सिंचाई के बहाने नहरों के टूटे हुए किनारे के निर्माण का जो कार्य कर रहे हैं, वह उनकी असलियत नहीं है। वे दूसरों के लिए धोखा है, क्योंकि वे इन नहरों के किनारों के सुधार कार्य के बहाने युद्ध स्थलों का निर्माण करा रहे हैं और युद्ध शस्त्रों का निर्माण कर असीमित मात्रा में धन को खर्च कर रहे हैं। दूसरी ओर भूखी जनता के प्रति अपने दायित्व निर्वहन की उदासीनता दिखा रहे हैं। जनता भूखी मर रही है और शत्रु देश क्या है, युद्ध की सामग्री तैयार कर रहे हैं। वे मानव सत्ता को मिटाने की भूख से स्वयं भूखे हैं, जिससे स्वार्थ और लालच की फुफकार से जनजीवन को नष्ट करना ही उनकी कपटी भावनाओं का प्रत्यक्ष उदाहरण है। अर्थात अभी युद्ध विराम नहीं हुआ है, ये मात्र दिखावा है। तो ये प्रस्तुत पद्यांश का सरल अर्थ है, भावार्थ है। अब हम कलात्मक सौंदर्य देखते हैं।
प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने आज के स्वार्थी और कपटी मानव की कूटनीति का पर्दाफाश कर उसकी असलियत को स्पष्ट किया है। युद्ध के बादल चोटियों पर छाए हुए बताकर कवि ने विश्व के अशांत परिवेश की वंदना की है। इससे चीनी आक्रमण एवं भारत की उत्तरी सीमा की अशांत स्थिति की वंदना की गई है। और प्रस्तुत पद्यांश की शब्दावली प्रतीकात्मक है। आक्षेप एवं पर्यायुक्त अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली या शब्द सौष्ठव प्रतीक विधान से सुसज्जित है और भाषा शैली से सरल सुबोध कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। आज इतना ही, धन्यवाद। आगे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।